हेलो बच्चों, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान का अध्याय नंबर 6, देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। ठीक है बच्चों, चलिए हम अपना लेसन शुरू करते हैं। पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं, नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। ठीक है, इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीजों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़ता है। विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़ता है, विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है। क्या करना है? देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। ठीक है, जो उनके रीति रिवाज हैं, जो मूल्य मान्यताएं हैं, उनको बदलना है। इसके लिए कौन कौन से बदलाव लाए जाने थे? भारतीयों को शिक्षा, सभ्य और अंग्रेज की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने थे। यानी जो बदलाव किए जाने थे, भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे। अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बनाए गए जवाब नहीं थे। यानी सवालों के कई बनाए गए जवाब उनके पास नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। यानी कई दशक तक इन पर क्या चली? बहसें चली। ठीक है, बहस चलती रही। अंग्रेजी शिक्षा को किस तरह देखते थे? ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा को किस तरह देखते थे, आइए इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे। जो अंग्रेज लोग थे वो शिक्षा के क्षेत्र में क्या सोच रहे थे, पहले हमें इस चीज पर ध्यान देना है, सोचना था। और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं, जो विचार हैं शिक्षा के सहज और सामान्य दिखाई देते हैं, वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए हैं। यानी जो पिछले हमारे 200 साल रहे हैं, उनमें किस तरीके से शिक्षा को सरल बनाने के लिए किस तरीके से विकसित किए हैं, उस चीज के बारे में हम देख रहे हैं बच्चों। ठीक है, इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीय ब्रिटिश विचारों पर कैसे प्रतिक्रियाएं दी। जो भारतीय ने ब्रिटिश विचारों पर कैसे प्रतिक्रियाएं दी थी जब उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को हमारा लाए थे इंडिया में। ठीक है, इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाए। यानी जो भारतीय लोग हैं उनको कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, प्राच्यवाद की परंपरा बच्चों। ठीक है, आप इसको एक सेकंड पढ़ें। ठीक है, चलो। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। कहाँ आए बच्चों? कलकत्ता आए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। जो हमारे विलियम जोन्स आए थे, उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ, यानी जो विलियम जोन्स थे, ये कौन थे? कानून के माहिर थे। जोन्स एक भाषाविद भी थे।
ठीक है, कौन थे? भाषाविद भी थे, इन्हें भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया। जो बेटे ग्रीक और लैटिन है, ये दो भाषाएं हैं, ठीक है, इनका इन्होंने अध्ययन किया था। वे फ्रांच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीख रहे थे। अंग्रेजी जानते तो अपने एक दोस्त से अरबी सीख रहे थे। आप यहां देख सकते हैं बच्चों, जो विलियम जोन्स हैं वो अपने दोस्त से क्या सीख रहे हैं? अरबी सीख रहे हैं, ठीक है। के अलावा फारसी भी सीख चुके थे, यानी अरबी के अलावा क्या फारसी भी सीख चुके थे, ठीक है। कलकत्ता में आने के बाद रोजाना, रोजाना मतलब बेटे दिन प्रतिदिन, ठीक है, घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर, जो हमारे संस्कृत के विद्वान थे उनके साथ बैठकर संस्कृति, जो संस्कृत भाषा है हमारी, उसकी बारीकियां और उसकी व्याकरण, संस्कृत के काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। यानी जो हमारी संस्कृत भाषा थी उसकी बारीकियों को जानना, व्याकरण और उनके काव्यों का अध्ययन, यानी उसको सीखने का अध्ययन करने लगे थे, वे उसको सीखना चाहते थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति और नैतिकता, अंगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया था। यानी जो हमारे भारत की दर्शन थे, धर्म थे, जो राजनीतिक किताबें थी, नैतिक, चिकित्सा विज्ञान, अन्य जो बुकें थी, उनका अध्ययन शुरू उन्होंने कर दिया था, ठीक है। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर, जो पहले से ही कलकत्ता में अंग्रेज अफसर थे, वे भी उन जैसी दिलचस्पी रखते थे, मतलब भाषाओं को सीखने में दिलचस्पी रखते थे उनके जैसी, ठीक। हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हारहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर क्या करते थे बेटे? भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। ये क्या करते थे? भाषाओं को सीखते थे, उनका जो हमारे थे उनका अंग्रेजी में अनुवाद करते थे, ठीक है। और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। जो हमारी प्राचीन विरासत थी उसको समझने का क्या कर रहे थे बेटे? प्रयास कर रहे थे, ठीक है। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया, ठीक है। किसका गठन किया बच्चों? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया, ठीक है। और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया। जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है बेटे, इसका जो गठन हुआ था वो 15 जनवरी 1884 में बेटे कलकत्ता में फोर्ट विलियम में किया था इन्होंने, ठीक है। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे, यानी अपना व्यवहार रखते थे। रवैया मतलब बेटे व्यवहार, ठीक है। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे, यानी उसे अच्छे से गहरा मतलब बेटे अच्छे से उसका आदर भाव करते थे या रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी। वैभव के शिखर मतलब बेटे ऊंचाइयां पर थी, परंतु बाद में
उनका पतन हो चलता गया कि उनकी राय में क्या हो गया बेटे, उनका पतन होता चला गया। और उनकी राय में भारत को समझने के लिए जो विलियम जोन्स की राय थी, समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए, जो हमारे बेटे प्राचीन काल में लिखे गए पवित्र ग्रंथ और कानूनी ग्रंथों की खोज करना व समझना बहुत जरूरी था। जो उसका पतन हुआ है, जो प्राचीन सभ्यता थी हमारी, उसका जो पतन का कारण था, उनके लिए विलियम जोन्स ने पवित्र और कानूनी जो ग्रंथ थे बेटे, उनको खोजना और समझना बहुत जरूरी समझा था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचार व कानून को इनकी रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है। जो हिंदू और जो मुस्लिम लोग थे, उनके जो असली विचार थे, उनको किसके द्वारा समझा जा सकता था? जो बेटे हमारी रचनाएं थी, उनका अध्ययन करके क्या करा जा सकता था बेटे? उनको समझा जा सकता था। जो कानूनी रचनाएं थी, उनको समझा जा सकता था। और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता था। ठीक है, इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने और उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति सिखाने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। ठीक है, इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। जो बेटे कौन थे? जो अंग्रेज थे, वो भारतीय संस्कृति के अभिभावक, मालिक दोनों की भूमिका निभा रहे थे। अभिभावक मतलब हमारे माता पिता, कोई बड़ा गार्जियन हो सकता है। मालिक जो उसका स्वामित्व होता है। ठीक है, इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलीलें दी। जो इन विचारों और प्रयासों से प्रभावित होकर जो कंपनी के बहुत सारे जो अधिकारी थे, दलील दी कि जो अंग्रेज थे, पश्चिमी ज्ञान की बजाय, जो बेटे पश्चिमी का ज्ञान था, उसकी बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। यानी जो भारतीय ज्ञान था, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि भारतीय प्राचीन ग्रंथ के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य, जो हमारा बच्चे संस्कृत व फारसी साहित्य काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। यानी जो हमारे संस्कृत और फारसी भाषा के जो काव्य थे, उनको पढ़ाने के लिए नए संस्थानों की स्थापना करी जाए। ठीक है, इन अधिकारियों को यह भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए। इन अधिकारियों का मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि वे पहले परिचित हैं। यानी पहले उन्हें वही ज्ञान देना चाहिए जिससे कि वे पहले ही परिचित हैं बच्चों। ठीक है, और जिससे वे आदर और महत्व दे सके, जिसे क्या कर सके बेटे? आदर और महत्व दे सके। ठीक है, उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। न अफसरों की राय में केवल तभी
केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते थे। ठीक है, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते थे। जो अजनबी शासक थे वे अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते थे। ठीक है, चलिए बेटे, जो प्राच्यवाद, ये कौन है हमारे बेटे, चित्र नंबर 3 देखते हैं हम। वारेन हेस्टिंगस का स्मारक रिचर्ड वेस्टमार्कोट 1830 अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में है। बच्चों कहाँ है ये? कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में जो प्राच्यवादी किस तरह से सोचते थे। जो कौन थे बेटे? जो हमारे भारत के में ब्रिटिश सत्ता के बारे में जो प्राच्यवादी थे वो किस तरह की सोच रखते थे, इससे उसके बारे में पता चलता है। यहां आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंगस की भव्य भव्य प्रतिमा है जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। कौन बच्चे? जो वारेन हेस्टिंगस थे वो कौन थे? वो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे, यानी उनका समर्थन करते थे। ये हमारे कौन है बेटे? वारेन हेस्टिंगस हैं। ठीक है, इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठे हुए मुंशी दिखाई दे रहे हैं। ये कौन है बेटे? पंडित जी हैं और ये मुंशी हैं। हेस्टिंगस तथा अन्य प्राचीन वाद्य भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे। ठीक है, जो प्राच्यवादी थे वो भारतीय विद्वानों से क्या भाषाएं सीखना चाहते थे। ठीक है, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझने और वर्नाक्युलर का नाम देते थे। यानी क्या बेटे? बोलियां समझते थे और वर्नाक्युलर का नाम देते थे। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंगस ने पहले करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। यानी क्या करा इन्होंने? इस बारे में कलकत्ता में मदरसे की स्थापना करी। और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत के ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। यानी उन्होंने कहा कि जो यहाँ की प्राचीन रीति रिवाज हैं और जो ज्ञान संपदा है वही भारत शासन, जो ब्रिटिश शासन था उसका आधार होना चाहिए। यानी भारत में ब्रिटिश शासन का आधार क्या होना चाहिए? जो प्राचीन रीति रिवाज है और जो उनकी ज्ञान संपदा है वही क्या होना चाहिए बेटे? ब्रिटिश शासन का आधार होना चाहिए। चलिए आप इसको एक बार चलो इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए क्या करा बेटे? उन्होंने 1781 में अरबी फारसी और इस्लामिक जो कानून थे अध्ययन को बढ़ाने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा बेटे खोला। क्या करा उन्होंने? एक मदरसा खोला। ठीक है, 1971 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1791 में बच्चों बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके। जो बेटे हमारे प्राचीन ग्रंथ थे उनकी शिक्षा दी जा सके। ठीक है,
देश का शासन चलाने में मदद मिले। किस लिए बेटे इन्होंने बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी? ताकि प्राचीन संस्कृति के जो ग्रंथ हैं उनकी शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में हमें जो है वो मदद मिल सके। ठीक है, परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राचीवादियों के कटु आलोचक भी थे। जो प्राचीवादी थे बेटे उसके कटु आलोचक थे जो उनकी आलोचना कर रहे थे। ठीक है, ठीक है बेटे। प्राचीवादी कौन थे? एशिया की भाषा और संस्कृत का गहन ज्ञान रखने वाले लोग। कौन थे बेटे? एशिया की भाषा और संस्कृत का गहन ज्ञान रखने वाले लोग कौन थे बेटे? वो प्राचीवादी थे। ठीक है, कौन थे? प्राच्यवादी थे। ठीक है, मुंशी, जो मुंशी थे वो कौन होते थे? ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना, लिखना और पढ़ाना जानता हो। जो कौन? ऐसा व्यक्ति जो फारसी भाषा को पढ़ना, लिखना और पढ़ाना जानता हो, वह व्यक्ति कौन था बेटे? वो मुंशी था। ठीक है, और जो वर्नाकुलर है, यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटे, जैसे बोली, कोई स्थानीय भाषा है उसको बोली कह देते हैं। ठीक है, भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज, जो भारत जैसा औपनिवेशिक देश था, अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। जो अंग्रेज लोग थे बेटे वो क्या करते थे? इस्तेमाल करते थे। क्या? जो स्थानीय शासक थे, जो साम्राज्यवादी शासक थे, कि भाषा के बीच फर्क करने के लिए जो शब्द थे जिनसे वे फर्क करते थे, उसको इन्होंने क्या कहा बेटे? वर्नाकुलर कहा। ठीक है, मदरसा, सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। अरबी भाषा का शब्द है बेटे मदरसा। ठीक है, यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई संस्थान हो सकता है। यानी मदरसा क्या हो सकता है बेटे? किसी भी तरह का स्कूल, कॉलेज और कोई संस्थान हो सकता है। ठीक है, पूर्व की जघन्य गलतियां बेटे, जो पूर्व है उसकी जघन्य गलतियां। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने में लगे थे। जो 19वीं सदी के शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर जो थे शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण आलोचना करने में लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाज का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ है। जो पूर्वी समाज का जो ज्ञान है वो बेटे त्रुटि मतलब गलतियां से भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है, या मतलब उसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है या अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था, इसीलिए उन्होंने दलीलें दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। चलो बच्चों, आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आगे का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। आप सभी का बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।